सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम कुमार गौर एंड आप देख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 5। पार्ट 4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, और जिसमें हमने 80 क्वेश्चन कर रखे हैं एंड नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम इस वाले वीडियो में करेंगे। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उन्हें देखो एंड इसे भी देखो, एंड जो भी आपका फीडबैक है वीडियो से रिलेटेड वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। क्या आपका फीडबैक है, क्या कमियां हैं मेरी, तो सब कुछ आप बता सकते हो। और जो आपके डाउट्स हैं आप वो भी वहाँ पे शेयर कर सकते हो, मैं उनके सॉल्यूशन आपके कमेंट सेक्शन में करूँगा, है ना। तो ये देखते हैं हम, ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक सीक्वेंस दे रखा है हमें जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, देन ए बी है, देन ए बी है, देन ए बी बी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो हमें यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिलती है कि फर्स्ट टर्म में जो ए है वो एक बार आता है, सेकंड टर्म में भी ए एक बार ही आता है, देन थर्ड टर्म में जो ए है वो दो बार आया, फिर से दो बार आया। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बना, और ए के लिए मैंने ये ऑब्जर्वेशन लिख ली है कि ये कुछ इस तरह से आ रहा है सीक्वेंस में। तो मुझे ये दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म में ये एक बार आया, फिर सेकंड टर्म में फिर से एक बार आया, ठीक है। फिर जब थर्ड टर्म आया तो उसमें दो बार आया, और फोर्थ टर्म आया तो उसमें भी दो बार आया। तो इस तरह से ये जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के दो टर्म में ए एक बार आ गया, फिर अगले दो टर्म में ए दो बार आया, फिर अगले दो टर्म में ए जो है वो तीन बार आया। इस तरह से चला और 2004 टर्म तक गया। इसका मतलब क्या है, हम इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ए जो है वो एक एक बार ही आया होता, अगर एक एक बार ही आया होता तो जो 2004 टर्म होता वो 2004 ही रहा होता। पर हुआ क्या कि हर एक टर्म दो बार आ गया। इसका मतलब जो 2004 टर्म है वो क्या 1002 होना चाहिए, है ना। तो हम इस तरह से जाने वाले हैं। तो मैंने ये कहा कि दो दो को मैंने क्लब किया, तो मैंने इसको 2 लिख लिया, अगले वाले को मैंने 4 लिख लिया, फिर अगले दो को मैंने 6 लिख लिया। इस तरह से मैंने इस सीक्वेंस आगे बढ़ाया, और लास्ट के जो दो होंगे उनका जो सम होगा वो 2004 आएगा। इस तरह से मैंने लिख लिया। 2 को मैं कॉमन लूँगा तो मुझे दिखेगा 1 + 2 + 3, और लास्ट में क्या आएगा 1002 आएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और मैंने वही बोला कि अगर हर एक टर्म एक बार आया होता तो ये सीरीज 2004 2004 से जो टर्म है वो 2004 होता, लेकिन हर एक टर्म दो बार आ गया। इसका मतलब क्या है, जो 2004 टर्म रहा वो 1002 रहा, ठीक है। तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया। ये भी दो बार आया होगा, इसमें हर एक टर्म दो बार आया, मतलब 1 दो बार आया, 2 भी दो बार आया, 3 भी दो बार आया, और लास्ट में 1002 भी कितने बार आया, दो बार आया। तो अब हम एन नेचुरल नंबर का सम लगाने वाले हैं, तो वो हमें कुछ ऐसे मिलता है n × n + 1/2। तो 1 से 1002 तक जो n है वो 1002 होगा, n हो गया, n + 1 आएगा तो 1003, ठीक है। एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हो गया, कम कर देते हैं, तो 1003 आएगा यहाँ पे, ठीक है। n2 का डिवाइड, ये फार्मूला है। n नेचुरल नंबर का सम अगर हम लिखते हैं तो n × n + 1/2 होता है, ठीक है। तो 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ से मुझे मिला इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन बना। ए के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया, अब हम बी के लिए करने वाले हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात इसमें क्या थी, अगेन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 2004 तक हमें जाना है, ठीक है। हर एक टर्म दो बार आने वाला है हमारे पास। तो दो बार आया, इसका मतलब क्या है कि 1 भी दो बार आया, 2 भी दो बार आया, 3 भी दो बार आया, इस तरह से चलने वाला है। तो जब 2004 टर्म तक हम पहुँचेंगे तो उसमें क्या होगा, ये सीरीज़ ख़त्म किस पे होगी, 1002 पे होगी, और वो भी लास्ट में दो बार आया होगा। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि हर एक टर्म दो बार आया।
अगर एक बार आया होता तो 2004 ही आता। ठीक है, तो ये ऐसा है। फिर हमने n नेचुरल नंबर का सम लगा दिया तो ये हो गया। अगर हम b के लिए बात करें तो फर्स्ट टर्म में b आया नहीं, ठीक है। फिर सेकंड टर्म में b एक बार आया, फिर अगला जो टर्म है उसमें भी b एक बार आया, फिर अगला जो टर्म है उसमें b दो बार आया, फिर b दो बार आया, फिर b तीन बार आया, फिर तीन बार आया। इस तरह से हमने सीरीज़ चलाई और कहाँ तक गई, 2004 टर्म तक गई। अगेन सेम चीज़ है, अगर हम इसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दो सीरीज़ में ब्रेक कर सकता हूँ मैं। तो दो सीरीज़ में ब्रेक कर लेता हूँ मैं। तो अगर मैंने एक सीरीज़ ले ली 0 + 1 + 2 + 3, तो ये सीरीज़ जो है ना वो हमारी लास्ट कहाँ पे होने वाली है, ये वाली सीरीज़ लास्ट हमारी 1 0 0 1 पे होने वाली है। ठीक है, और फिर दूसरी सीरीज़ की बात करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से चलेगा, और ये वाली जो सीरीज़ है वो लास्ट होगी कहाँ पे, 1 0 0 2 पे होगी। ये 1 0 0 1 पे लास्ट क्यों हुई, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई थी, इसलिए 1 0 0 1 तक जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसके सम की बात कर रहा हूँ तो आगे n नेचुरल नंबर का सम मैं लिखूँगा। तो n नेचुरल नंबर का जो सम है n इंटू एन प्लस 1/2 है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 2 y2। तो एक तो ये आ गया, और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँगा तो वो आएगा 1 0 0 2 इंटू 1 0 0 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 1 0 0 2 y2 कॉमन ले सकते हैं। तो जो बचेगा वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा हटाऊँगा क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, तो मैंने ये वाला पोर्शन हटाया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो मैंने इसे कॉमन लिया, डिवाइडेड बाय 2, तो 1 0 0 1 प्लस 1 0 0 3 ये आ जाएगा। ये 1 0 ये हमें मिलता है 2 0 0 4, और 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 1 0 0 2 मिलेगा। तो फाइनली 1 0 0 2 का स्क्वायर हमें मिलने वाला है। तो ये हमारा आंसर बनने वाला है। तो ऐसे हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड अंडर रूट में दे रखा है ए होल ए बाई बी, इसका अंडर रूट इक्वल है ए अंडर रूट ऑफ ए बाई बी के, वेयर ए होल ए बाई बी इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ये बताना है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को ही ले लेते हैं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए बाई बी का रूट, ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए रूट ऑफ ए बाई बी। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस ए बाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन बी। ठीक है, और आगे बढ़े तो एलसीएम हो गया, तो ए बी प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू ए क्यूब अपॉन बी। बी से बी कट गया, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऑलरेडी लिखा है ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो बी वैसे भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो हमने ए कॉमन ले लिया, तो बी प्लस 1 इक्वल टू क्या, ए क्यूब। ए से ए के हटा सकते हैं हम, तो बी प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर हमें मिलता है। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 आने वाला है। तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन बनेगा 82 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक फंक्शन है एफ एक्स इज डिफाइंड सच दैट 10 की पावर एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, वेयर एक्स इज़ लेस देन 1, देन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी हमें बताना है। तो हमें जो दे रखा है वो ले लिया हमने, तो 10 की पावर एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। अगर हम बोथ साइड लॉग ले लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 10 की पावर एफ एक्स इक्वल टू लॉग के साथ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़े हम,
और आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास फॉर्मूला है log m की पावर n का, जो कि हमें n log m दे देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पावर है ना वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो हम fx को आगे निकाल के लिख सकते हैं, तो fx आगे आ गया और साथ में क्या आ गया, log 10 आ गया, इक्वल टू में क्या आ गया, log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। इसके आगे हम बढ़े तो log 10 को हम डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा log 10, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगेन ये प्रॉपर्टी है, ये फिर से log की प्रॉपर्टी बन रही है, और ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे एक बेस लगा हुआ है, जैसे मैंने लिखा log m और इधर n लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log m लिख सकता हूँ, नीचे log n लिख सकता हूँ, और मैं कोई भी बेस लगा सकता हूँ जो मैं लगाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मुझे बेस 10 लगाना है, तो मैं बेस 10 लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और इसे हम इस फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो ये फॉर्म हमें ये बोलता है कि जो ऊपर लॉग लिखा है वो तो नंबर बनेगा, और जो नीचे लॉग के अंदर नंबर लिखा है वो बेस बनेगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ log बेस 10 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमें एफ एक्स मिलता है। तो मैं ये वाली लाइन अब लिखने वाला हूँ और फिर आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो बाकी सब मैं हटा रहा हूँ, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, log 10 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये मैंने लिख दिया कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड बेस 10। ठीक है, ये यहाँ तक हम आ चुके हैं। अभी क्या है कि हमें एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी लिखना है। तो अगर मैंने ए लिखा तो एफ ऑफ ए मुझे क्या मिलेगा, log 10 बेस 10 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, ये एफ ऑफ ए है। साथ में अगर मैं एफ ऑफ बी भी लिख देता हूँ इसी के साथ में, तो मैं प्लस लगा के लिख सकता हूँ log 10 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, ये आ गया। और log की अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो ये log की प्रॉपर्टी हमें ऐसे बोलती है log m प्लस log n। सेम बेस के लिए कोई भी बेस हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं m इंटू एन। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई करके हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, और मैं नीचे लिख रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस ए 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये हमारे पास फाइनली ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। तो ये एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी की वैल्यू है। अब ये कह रहे हैं ये इनमें से किसके इक्वल है, तो मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ फर्स्ट वाला। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करूँ तो एफ एक्स हम निकाल चुके हैं, ये हमारा एफ एक्स है, और इसमें अगर मैं एक्स की जगह ये डाल दूँ तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, देखते हैं वो क्या है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब मैंने इसके साथ वैल्यू लिखी तो मुझे कुछ ऐसे मिलेगा, एफ एक्स तो मैं लिखूँगा नहीं, डायरेक्ट आर एच एस लिख रहा हूँ मैं। तो ये आ गया लॉग, लॉग आ गया 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पूरा एक्सप्रेशन ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और फिर नीचे भी 1 प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा अपॉन 1 प्लस ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। इसको हमने आगे बढ़ाया, यहाँ बेस 10 है, तो मैंने क्या लिखा, log 10 है ना, एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ 1 प्लस ए माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ए बी। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो मैं इसके आगे ऊपर लिख रहा हूँ, तो जो मुझे मिलेगा वो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि मुझे मिलने वाला है log 10, और मुझे मिलेगा 1 प्लस ए बी
माइनस ए माइनस बी, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर बनेगा 1 प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वही एक्सप्रेशन आया है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो ए बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, गिवन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी लाइंग ऑन द सर्कल वेयर ए एंड बी आर बोथ इंटीजर्स। ठीक है, दोनों इंटीजर हैं और एक इक्वेशन दे रखी है सर्कल की। तो इक्वेशन लिख ली मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, अगर ए एंड बी दोनों इंटीजर हैं तो फिर पेयर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग करी इंटीजर के लिए, तो मैंने स्टार्ट करा तो मैंने कहा कि एक्स जो है वो, अगर मैंने बोला कि ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, अगर एक्स ज़ीरो हो जाता है तो वाई मुझे क्या चाहिए होगा, वाई मुझे चाहिए होगा 10, इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो पहला पेयर तो यही बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन या सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, है ना। दोनों इंटीजर हैं ऐसा बोला गया है, तो 0 और 10 हमने ले लिया। ठीक है, अभी आगे बढ़े तो 0 और 10 के साथ और 1, अगर मैं 1 ले लूँ, एक्स की जगह मैं 1 ले लूँ, ठीक है, तो मुझे वाई अगर इंटीजर चाहिए, अगर मैं x1 ले लेता हूँ तो y जो है वो √99 आएगा। इसका मतलब 1 हम ले नहीं सकते। ठीक है, फिर आगे हमें किस पे, x के लिए बात चल रही है पूरी। ठीक है, 1 के बाद मैं आ गया 2 पे, तो मैंने 2 लिखा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को मैंने RHS में भेजा, 96 आ जाएगा। तो y आ जाएगा 96 का रूट, तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैंने 3 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को RHS में भेजा तो 91 आ जाएगा, उसका √91, तो 3 भी नहीं आ सकता। 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 को RHS में ले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 16 को RHS में ले जाएंगे तो मुझे 84 मिलेगा, और 84 के लिए भी y इंटीजर नहीं आएगा, इसका मतलब 4 भी नहीं ले सकते। और आगे बढ़े तो 5 पे आ गए, तो 5 पे आ गए तो 5 का स्क्वायर 25, उस केस में y 75, वो भी नहीं हो सकता। तो 6 पे आ गए, जब हम 6 पे आए तो 6 का स्क्वायर 36 हुआ। ठीक है, और 36 माइनस करेंगे अगर हम 100 में से तो हमें 64 मिलेगा, और 64 मिलेगा तो y की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो हम x को ले सकते हैं, अगला पॉइंट जो है वो x को हम क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, तो y हमें 8 मिलेगा। ठीक है, और अगर हम 6 लें तो y हमें -8 भी मिल सकता है। तो 2 पेयर ये हुए। 0 और 10 से अगर हम बात करें तो 0 और -10 भी हम ले सकते हैं, तो 2 पेयर हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं, 6 एंड 8 से 7 पे गए, 7 पे गए तो 7 का स्क्वायर 49, 49 को RHS में ले जाएंगे 51, तो हमें फिर y नहीं मिलेगा, 7 पे नहीं मिलेगा। अगर मैं 8 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ तो 8 का स्क्वायर 64, 64 उधर जाएगा तो 36, तो मुझे और पेयर क्या मिलेंगे, 8 एंड 6 भी एक पेयर बन सकता है अगर हम बनाना चाहें तो। ठीक है ना, 8 एंड 6 भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, और जो है हमारे पास बन सकता है 8 -6 भी बन सकता है। अगर हम 9 पे जाएंगे तो 81 आ जाएगा, और 81 पे तो 19 आ जाएगा, तो 9 से तो कुछ होगा नहीं, और फिर हमें 10 पे जाना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर 100, तो वहाँ से हम और भी बना सकते हैं। जैसे हमने 0, 10 बनाया था, तो यहाँ से हम एक और क्या बना सकते हैं, 10, 0 बना सकते हैं, -10, 0 भी बना सकते हैं। तो 2 ये निकलेंगे, और 2 हमने ये निकाल ही दिए, है ना। और अगर मैं 8 और 6 की बात करूं तो 8 और 6 से एक 8 एंड 6 बन सकता है, दूसरा -8, -6 बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो लिखा नहीं पॉजिटिव इंटीजर है, बस इंटीजर लिखा है,
तो -8, 6 भी बन सकता है, और आगे बढ़े तो 8, -6 भी बन सकता है। एंड एक और क्या बनेगा, ये तो 5 हो गए हमारे पास, ये 2 हो गए और 3 ऊपर आ गए, तो ये 5 हो गए। 6, 8 से और क्या बनेंगे, तो 6, 8 से और सोचते हैं। तो 6, 8 से एक तो ये बन गया, एक बन गया 6, -8, और अगर हमने दिमाग लगाया तो एक बनेगा -6, 8, है ना। एक ये बन जाएगा और एक और बन जाएगा -6, -8, ये बन सकते हैं। और सेम चीज़ 8, 6 के साथ हो सकती है, तो 8, 6 हुआ, फिर 8, -6 हुआ, -8, -6 हुआ, और क्या हो सकता है, -8, 6 भी हो सकता है, तो -8, 6 भी ले लेते हैं। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 हो गए, और 2 ये हो गए, 10 हो गए, और 2 ये हो गए। तो हमारे पास टोटल 12 पेयर हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 12 बनेगा, क्योंकि हम अगर और आगे जाते हैं तो 9 पे हमें मिलेगा नहीं, और 10 के हम सारे बना चुके हैं। 11 हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। तो यहाँ से जो आंसर है वो 12 आएगा। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁵ (x⁴ प्लस px³ प्लस qx² प्लस rx+5 = 0 आर इन GP, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 10, देन मॉड ऑफ s बताना है। अभी अगर हम इक्वेशन बनाने जाएंगे ना, तो 5 इक्वेशन बनेंगी, तो हमें थोड़ा सा संभल के चलना है, और जितना कम से कम में काम हो जाए वो करना है। तो देखते हैं, जैसे हमने इनके, अगर 5 पावर की इक्वेशन है तो 5 रूट्स तो आने वाले हैं। तो मैंने एक इक्वेशन तो ये लिख ली, a+b+c प्लस डी प्लस ई इक्वल टू -b/a होना चाहिए। तो b ये वाला कोफिशेंट है, तो -b बोले तो 40 आ जाएगा, और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि वो सारे जीपी में है, जीपी में है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, अगले वाले को AR लिख सकता हूँ, फिर AR² लिख सकता हूँ, AR³ लिख सकता हूँ, एंड AR⁴ लिख सकते हैं, इक्वल टू 40। तो यहाँ से मैंने कहा कि मैंने a को कॉमन लिया, तो 1 + r प्लस r² प्लस r³ प्लस r⁴ इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये इक्वेशन आती है हमारे पास। दूसरी इक्वेशन बोल रही है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 10। अगर हम रेसिप्रोकल करें उनका सम, तो 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar² प्लस 1/ar³ एंड प्लस 1/ar⁴ इक्वल्स टू क्या है, 10 है। तो 1/a निकाल सकते हैं हम। तो 1/a जैसे ही निकालेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा r⁴ मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या क्या ले सकते हैं हम, r⁴ ले सकते हैं, प्लस r³ ले सकते हैं, प्लस r² ले सकते हैं, प्लस r ले सकते हैं, एंड प्लस 1 ले सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू 10 आ जाएगा, इक्वल टू 10 आ जाएगा। हाँ, तो ये आ गया, और हमें जाना है s तक, और s तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, s जो होगा ना वो इन सब का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो लास्ट इक्वेशन है। एक इक्वेशन यहाँ से, फिर दूसरी यहाँ से, फिर तीसरी यहाँ से, फिर चौथी यहाँ से, और ये पांचवी। और पांचवी जो इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन सारे रूट का सम होता है, और पांचवी जो इक्वेशन होती है लास्ट इक्वेशन, वो सब का प्रोडक्ट होती है। तो ABCDE इक्वल टू अल्टरनेट साइन आते हैं, तो -b/a, फिर प्लस का c/a, माइनस का d/a, प्लस का e/a, है ना। और इधर बात करें तो माइनस का f/a, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो माइनस का s यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट होते दिखेगा, और ये सारे मुझे पता है। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँ,
इनका प्रोडक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A5 एंड R की पावर 10 इक्वल टू माइनस का S। इसको मैं लिख सकता हूँ AR² की पावर 5 इक्वल टू माइनस का S। ये मैं लिख सकता हूँ। अभी देखते हैं हमें AR² मिलता है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, तो इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ मैं 40/A। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 40/A, तो लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 40/A। ऑलरेडी एक है हमारे पास, तो A² R की पावर 4 इक्वल टू 40। 10 से ये 4 टाइम कट जाएगा, ये इधर गया, तो मैं लिख सकता हूँ AR² का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मैं बोल सकता हूँ AR² इक्वल टू 2। AR² इक्वल टू क्या, 2। एंड -2 भी आ सकता है, अगर देखा जाए तो -2 भी आ सकता है, देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो 2 की पावर 5 32, एंड -2 लिखूँगा तो -2 की पावर 5 जो है वो -32 इक्वल टू -S है। ठीक है, तो S की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे मॉड लगा दूँ तो इन दोनों पे मॉड लग जाएगा, और दोनों पे मॉड लग जाएगा तो वो नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है वो 32 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x एंड y वेयर x एंड y आर इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2x² प्लस 3y² प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें ना, तो देखते ही मैं एक सॉल्यूशन बता सकता हूँ कि अगर मैं x की जगह 1 लिख दूँ एंड y की जगह भी 1 लिख दूँ, तो देखो क्या होता है। 2 आ गया, प्लस 3 आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस 3 आ गया, इक्वल टू 10। तो 10 इक्वल टू 10 आ गया। मतलब एक सॉल्यूशन तो मुझे देखते ही मिलता है कि x एंड y का जो सॉल्यूशन है वो 1,1 होगा। एक सॉल्यूशन तो ये है। एक सॉल्यूशन आने के बाद हम आगे के सॉल्यूशंस देखते हैं कि और क्या आ सकते हैं। तो हमें इस इक्वेशन पे फोकस करना पड़ेगा, और इक्वेशन पे फोकस करेंगे तो हमें बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो हम देखते हैं इक्वेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो मैंने इन दोनों को साथ में लिखा 2x² प्लस 2x, एंड y वाला टर्म साथ में लिखा तो 3y² प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो x² प्लस x हो गया, प्लस 3 कॉमन ले लिया, y² प्लस y हो गया, है ना, इक्वल टू में 10 हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो मैंने x² प्लस x तो है ही, मैंने 1/4 ऐड करा, 1/4 माइनस करा, क्योंकि a² है, ये b² बन जाएगा, ये 2a भी बन जाएगा। 2a भी कैसे बन जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, सॉरी ये तो b² है ना, तो ये 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, x बचेगा। ठीक है, तो ये 2a भी लिखा है, आप मानो ना मानो ये 2a भी लिखा है। तो -1/4 प्लस 3, सेम चीज़ इधर, तो y² प्लस y प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 इक्वल्स टू क्या, 10। तो मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने लिखा 2 आ गया, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, और क्या आ गया, -1/4 आ गया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 के साथ भी y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1/4 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, आगे करते हैं। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। 4 में ही लिखते हैं, तो मैंने लिखा 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2/4 आ जाएगा, सोचने वाला समझ जाएगा, प्लस 3 इधर पे क्या, y प्लस 1/2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये -2/4 है, ये -3/4 हो जाएगा, तो -2/4 -3/4 माइनस का 5/4 हो जाएगा।
और माइनस का 5/4 अगर हम RHS में ले जाएं तो 10 + 5/4 हो जाएगा। तो ये मुझे मिलता है 45/4। ठीक है, 45/4 क्या मिलता है, 45/4। ठीक है, और आगे जाएंगे ना तो मुझे इक्वेशन बनती नज़र आ रही है और एलिप्स की इक्वेशन बन रही है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो 45/4 जो है ना डिवाइड में ला सकते हैं हम, एंड 2 एंड 3 को भी हम डिवाइड में ला सकते हैं। तो हमें एलिप्स की इक्वेशन बनती हुई नज़र आएगी, x² / a² + y² / b² = 1। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक स्टेप कम करके लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा x + 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 45/4 तो आएगा ही आएगा, और क्या आएगा, 1/2 भी आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 45/8 में लिख सकता हूँ, मुझे लगता है ना। तो डिनोमिनेटर में 1/2 लगा सकता हूँ मैं। तो ये मुझे 45/8 नज़र आता है। और अगर मैं उसके लिए लिखूं दूसरे वाले के लिए तो ऐसे ही मैं उसको भी लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा, इधर मुझे मिलता है क्या, y + 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 45/12 = 1। ठीक है, तो ये एक इलिप्स बन जाएगा जिसकी सेंटर -1/2 -1/2 पे होगी। ठीक है, तो अगर इलिप्स बनेगा तो 45/8 एंड 45/12 में सब जानते हैं कि कौन सा बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका फ्रैक्शन बड़ा है ना। तो डिनोमिनेटर इसका छोटा है मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, मतलब ए बड़ा है। ए बड़ा है तो एक्स एक्सिस पे बन जाएगा, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होगी और उस पे बनेगा। तो उस पे बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको हम सेंटर बोल सकते हैं -1/2 -1/2। ठीक है, एक पॉइंट है जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो हमने कहा कि ये वो पॉइंट है 1,1। ठीक है, ये ऐसे आ गया, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये एलिप्स में हम जानते हैं कि सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हमें 4 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे एक पॉइंट इधर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है। तो मैं ऐसे जाऊँगा तो 2 पॉइंट मुझे यहाँ पे भी मिलेंगे, तो मुझे टोटल 4 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ये बात हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे हमें 1,1 एक सॉल्यूशन मिला था। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि मैं आपको बता रहा था कि ये एलिप्स की इक्वेशन बनेगी, और एलिप्स बन जाएगा तो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हमें 4 पॉइंट मिलेंगे। तो मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि ये 4 पॉइंट कौन से होने वाले। तो देखते हैं वो 4 पॉइंट कौन से हैं। 4 पॉइंट निकालना इतना मुश्किल टास्क नहीं है, आराम से निकलेगा। जैसे मुझे 1,1 मिला, ऐसे हमें बाकी के पॉइंट भी मिलेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने x की जगह पे 1 लिखा, इसको मैंने लिया, इस इक्वेशन को लिया और x की जगह 1 लिखा, तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या होगा, 3y² हो गया प्लस 3y हो गया, और क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, और 10 इस तरफ आ गया तो -6 हो जाएगा = 0। तो ये इक्वेशन बनी y² + y -2 = 0। तो ये बन गया y + 2, y -1 = 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y = 1, -2 आएगा जब x की जगह 1 लिखा जाएगा। तो एक तो ये वाला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन, अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूँ तो y -2 मिलेगा। तो ये दूसरा सॉल्यूशन है जो कि हमें 4th क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम दो और निकाल सकते हैं। जैसे हम y की जगह जैसे हमने x की जगह 1 लिखा, अब हम y की जगह भी 1 लिख सकते हैं। तो जब मैं y की जगह 1 लिखूँगा, है ना, अभी मैंने कहा कि y की जगह 1 लिख के देखते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, फिर हमें जो मिलेगा वो देखते हैं। तो मुझे मिलेगा 2x² + 2x। ठीक है, और माइनस का 4 = 0, तो x² + x -2 = 0। तो यहाँ से x + 2 x -1 = 0। तो यहाँ से मैंने बोला x की वैल्यू 1, -2।
तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलती हैं, 1 कॉमा माइनस टू, एक हम लिख चुके हैं, दूसरा हो जाएगा माइनस टू कॉमा वन, तो एक पॉइंट ये हो गया। तो ऐसे हमें एक पॉइंट और मिल जाएगा। तो टोटल 4 पॉइंट हमें मिलने वाले हैं, जिनके लिए ये चारों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आंसर है वो 4 रियल सॉल्यूशन है, तो इसका 4 आंसर होएगा। अगले वाले पे चलते हैं। तो अगला ये है कि फर्स्ट टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर 0 एंड 1। nth टर्म दे रखा है कि ऐसे लिखा जाता है जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। थर्ड टर्म उनने लिख के बताया है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 2006 टर्म का हमें सम लिखना है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 0, फिर अगला टर्म हो गया 1, और T3 ने लिख के दे दिया 2। फिर मैं लिखूँगा T4। तो T4 पे आते हैं। तो T4 में ऐसे लिख सकता हूँ 2T3 माइनस T2। T3 हमने निकाला है 2, मतलब इनने निकाल के दिया है 2, तो ये हो गया 4। माइनस T2 पे आ जाओ, तो T2 हो गया 1, तो ये हमारे पास कितना 3, ठीक है। अगला लिख के दिखाता हूँ मैं। T5 अगर मुझे लिखना है तो 2T4 माइनस T3 से लिख सकता हूँ। तो 2T4 जो है वो 3 हो गया। और T3 की बात करें, T3 की बात करें तो T3 कितना है, 2 है। तो ये हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास 4 आता है। तो अगला टर्म 4 आया। अब कॉमन सेंस बोलता है कि अगला टर्म 5 आएगा, और इस तरह से कहानी चलेगी। और जब हम 2006 टर्म लिख रहे होंगे तो वो मुझे 2005 मिलेगा। ऐसा होने वाला है क्योंकि सीरीज़ 0 से स्टार्ट हुई है, तो एक टर्म पहले ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया। अब 0 को तो हटा ही सकते हैं हम, बचा ये n नेचुरल नंबर का सम लिखेंगे। तो 2005 n इंटू n प्लस वन 2006 अपॉन 2, तो ये बन गया, तो ये बन गया, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 1 दे रखा है। फिर AI में कुछ इक्वेशन दे रखी है, I दे रखा है ग्रेटर देन 2 है, देन A2006 बताना है। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले A1 A2 दे रखा है, तो मैं A3 निकालना चाहूँगा। तो A3 मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस मिनिमम ऑफ, ठीक है। I की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो 3 माइनस वन A2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 3 लिखा तो 3 माइनस टू A1 हो जाएगा। तो A2 A1 दोनों 1 1 है, तो दोनों का अगर मैं मिनिमम निकालूंगा तो वो 1 का मिनिमम 1 ही आएगा, क्योंकि दूसरा है ही नहीं नंबर। तो मिनिमम भी वही है, मैक्सिमम भी वही है। तो 1 प्लस वन 2 हो जाएगा। A3 आ गया हमारे पास 2। A3 क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। आगे जाते हैं। आगे गए तो A4 पे गए। तो 1 प्लस मिनिमम ऑफ, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, क्योंकि A3 में मैंने A2 एंड A1 लिखा है। तो A4 में मुझे A3 कोमा A2 लिखना है ना। तो A3 पे आ जाते हैं। A3 हमारे पास कितना है, 2 है। और A2 की बात करें तो 1 है, इसमें मिनिमम 1 है, तो 1 प्लस वन 2 हो गया, ठीक है। तो जो अगला टर्म है वो कितना आया, 2 आया। अभी हम A5 पे चलते हैं। A5 कितना, 1 प्लस मिनिमम ऑफ क्या, A4 एंड A3, ऐसे ही है। तो A4 की बात करी तो A4 हमें पता चला 2 है, ठीक है। A4 कितना है, 2 है। और A3 कितना है, वो भी 2 है। तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम भी 2 है। तो मिनिमम 2 है, तो आंसर 3 है। तो A5 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो फिर A6 कॉमन सेंस से बोल दूंगा मैं कि 3 आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के दो टर्म 1 आए, फिर अगले दो टर्म क्या है, 2 आए, फिर अगले दो टर्म 3 आएंगे। इस तरह से एक सीक्वेंस चलेगा। और अगर मुझे A2006 लिखना है तो मुझे इसका हाफ़ ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। तो मैं जैसे ही इसका हाफ़ करूँगा तो मुझे वो टर्म मिल जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म दो दो बार आ रहा है। अगर एक बार आया होता तो जो 2006 टर्म था वो 2006 ही होता। बट हर एक टर्म दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 का डिवाइड लगा देंगे तो 1003 आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ग्राफ से कर चुके हैं, इसका वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। इसके 2 सॉल्यूशन आने वाले हैं, है ना। हमें दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। 3 की पावर x - 2 इक्वल टू 1/x+1 ये है। तो पहले हम a की पावर x का ग्राफ बनाएंगे जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होगा। तो a की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को हमें मिलेगा। ये 3 की पावर x का ग्राफ है। फिर हम 3 की पावर x-2 का ग्राफ बनाएंगे इसी में। तो जब हम x-2 पे जाएंगे तो क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे x की जगह 0 डाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 1-2 -1 मिलेगा। तो 0 पे वैल्यू इस ग्राफ में 1 है, पर हमें जो ग्राफ चाहिए उसमें 0 पे वैल्यू -1 है। इसका मतलब ग्राफ नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे होगा, ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हुआ। ये जो है वो किसका है, 3x-2 का ग्राफ है। अभी हमें 1/x+1 बनाना है, तो उसके लिए पहले 1/x बनाना पड़ेगा। तो 1/x बनाने गए तो ऐसे बना, ये बन गया और ये बन गया इधर, ये 1/x है। ठीक है, फिर से सोचना आप लोग। तो 1/x+1 बनाने जा रहे हैं, तो 1/x+1 जब बनाएंगे ना, ये ग्राफ किसका है, ये 1/x का ग्राफ है। 1/x+1 बनाएंगे, x की जगह 0 डाला तो हमें वैल्यू मिली 1, और x की जगह -1 डाला तो वैल्यू हमें मिली इन्फिनिटी। तो 0 पे वैल्यू क्या आई, 1 आई। अगर मुझे 0 पे वैल्यू 1 चाहिए तो मुझे ये ग्राफ फिर से पीछे खींचना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा पीछे लिया, जैसे ही पीछे लिया तो ये ऐसे बनेगा, ये बन गया। ठीक है, और ये पीछे गया तो इधर भी ये जो ग्राफ है जो 0 पे इन्फिनिटी जा रहा था वो -1 पे इन्फिनिटी जा रहा होगा। तो ये -1 आ गया, तो ये -1 पे इन्फिनिटी कुछ ऐसे जाएगा। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये मुझे मिलता है, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो 2 रियल सॉल्यूशन है, तो इस तरह से आंसर 2 आता है। नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस हैज़ 2 इंटीग्रल रूट। ये हमें बताना है कि इसके 2 इंटीजर रूट हैं, है ना। तो इंटीजर रूट के लिए करते क्या है हम, कि अगर हम फार्मूले को ऑब्जर्व करें ना, हमारा जो श्रीधराचार्य फार्मूला है, तो वो क्या है, x=-b ± √b² - 4ac/2 है। ये फार्मूला हमारे पास है। अगर हमें इंटीजर रूट चाहिए तो इंटीजर रूट की तो बहुत सारी कंडीशन है कि a=1 होना चाहिए, है ना। वैसे तो कंडीशन ये है कि a1 होना चाहिए, फिर b एंड c दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। b एंड c दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तब जाके कुछ ऐसा बनता है कि हम बोल सकते हैं कि इंटीजर रूट मिलेंगे। एक कंडीशन और आती है कि d जो है वो क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तब जाके कुछ इंटीजर रूट्स की बातें हम कर सकते हैं, है ना। पर हमें इतना आगे तो नहीं जाना है, हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं कि b² - 4ac जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर मैं इसका d लिखता हूँ तो वो मुझे मिलेगा 9a² - 4ac, तो वो जाएगा 8036। और ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो मैं परफेक्ट स्क्वायर कुछ ले लेता हूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने ले लिया, क्या, p² ले लिया मैंने। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर मैंने किया कि मैं इसको इधर लूँगा, तो ये बनेगा 9a² माइनस का p² इक्वल टू 8036। ठीक है, आगे बढ़े तो मुझे मिलेगा क्या, 3a + p, a + b, a - b लगा रहा हूँ, 3a + p 3a - p इक्वल टू 8036, ये आ गया। ठीक है, अभी हमें देखने हैं कि जो a की वैल्यूज़ हैं वो कैसे इंटीजर वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ़ इंटीजर वैल्यूज़ के रूट जो है वो इंटीजर आ जाए। तो हमें a इंटीजर चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि a इंटीजर कैसे हो सकता है। तो जब हम 8036 के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो 2 से डिवाइड किया 4 आ जाएगा, और 18 आ जाएगा। फिर 2 से कर दिया तो 2009 आ जाएगा। अभी 3 से जा नहीं रहा क्योंकि डिजिट का सम 3 से नहीं जा रहा है,
फिर हम 7 से ट्राई कर सकते हैं। तो 7 से अगर हम ट्राई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। अगेन 7 से ट्राई कर लेंगे तो ये आ गया, फिर 41 से ट्राई कर लिया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो अगर हम देखें कि 3a+b 3a-b हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे ना तो 8036 इंटू 1 लिख सकते हैं। एक तो हम ये लिख सकते हैं, पर होगा क्या कि एक बनेगा ये और दूसरा बनेगा ये। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, 3a+b इक्वल टू 8036 बन सकता है। ठीक है, और 3a-p इक्वल टू 1 बन सकता है। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करने जाएं तो p तो कट जाएगा, 6 से आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8037 आ जाएगा। ठीक है, 37 आ जाएगा। तो वहाँ से हमें 6 से डिवाइड करने में हो सकता है कि डिवाइड पूरी तरह ना जाए, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि दोनों का सम जो है वो इवन आए। पहले हम वो वाले कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं जिनमें सम जो है वो इवन आता है। तो इवन सम इसमें तो नहीं आएगा। इवन सम आ सकता है किसमें, 4018 इंटू 2 में। तो मैंने यहाँ पे ये वाले ना लेके मैं ले रहा हूँ 4018 एंड 2। ये आ गया 4018 एंड 2। अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो 6 इक्वल टू 4020। अगर मैं 6 का डिवाइड करूँगा तो 6 टाइम 36 आ जाएगा, 4 बचेगा, फिर 7 एंड 0। तो ए की वैल्यू कितनी, 6, 7 एंड 0, 670 आएगी। एंड ए स्क्वायर लिखा है तो ए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो दो वैल्यू निकलेंगी। क्या 6 आ जाएगा, 70 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू -670। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलती हैं। ठीक है, फिर हमने फिर सोचा कि और कैसे बन सकता है। तो इवन बनाना है मुझे दोनों को, दोनों नंबर इवन चाहिए। तो एक तो मैंने ये वाला ट्राई कर लिया, और मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे दोनों नंबर इवन मिल जाएं। तो मैंने ये सोचा कि एक मैं ये ले सकता हूँ कि मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो 14 आ जाएगा। और क्या करूँ, मैं इन दोनों का इंटू इसका कर लूँ। तो जब इन दोनों का करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 287 इंटू 2 कर लेते हैं। तो 287 इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया 574। ठीक है, तो वहाँ से भी मुझे एक आंसर मिल सकता है। 574 से एक आ जाएगा 574 और दूसरा आ जाएगा 14। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 588। 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ सकता है, 98 आ जाएगा, और दूसरा -98 बन जाएगा। तो दो ही हो गए, दो ही हो गए। ठीक है, और क्या कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर सकते हैं जिसमें दो हमें इवन नंबर फिर से मिल जाते हैं। तो मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4 हो जाएगा, और अगर इन तीनों का कर लूँ तो और क्या कर सकते हैं। एक हमने ये वाला ले लिया और एक हमने ये वाला ले लिया। हम ये भी ले सकते हैं कि 7 इंटू 7 49 इंटू 2। तो वो हो जाएगा क्या, एक और मैं लिख देता हूँ, एक बनेगा क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं 7 इंटू 7 इंटू 2 लेता हूँ तो मेरे को 98 मिलेगा। तो एक 98 बन जाएगा, और दूसरा मुझे मिलेगा 82। इन दोनों को मैंने ऐड करा तो 180 आ गया, और 6 का डिवाइड करेंगे तो 30 एंड -30 दो एक ही वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ से मुझे टोटल 6 सॉल्यूशन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दो ये हैं, दो ये हैं, एंड दो ये हैं। तो यहाँ से
नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ ए, सॉरी मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ ए जो है वो 6 आने आने वाली है मुझे जो दिख रही हैं, तो 6 आंसर होने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ ए बी माइनस 24 इक्वल टू 2a। तो ये इक्वेशन लिख ली मैंने, ए बी माइनस 24 इक्वल टू 2a। 2a को मैंने LHS में लिया, 24 को RHS में, तो ए बी माइनस 2a इक्वल टू 24 आ गया। a को मैंने कॉमन लिया तो b माइनस ए इक्वल टू 24 आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 24 चाहिए हमें, जिसमें दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन हमें बताना है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो हमने सबसे पहले a को क्या ले लिया, अगर मैं a को 2 लेता हूँ, a अगर मैंने कॉमन लिया तो मुझे b माइनस 2 मिलेगा, b माइनस 2 आएगा यहाँ पे, तो b माइनस 2 लिख लिया। तो अगर मैंने लिया a को मैंने 2 ले लिया तो इसको 12 होना पड़ेगा, ठीक है, और इसको 12 होने के लिए b को 14 होना पड़ेगा, ठीक है, तो एक सेट ये बन गया, ठीक है ना, एक सेट बन गया। फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, a को क्या ले लूँ मैं 1, तो b माइनस 2 को 24 होना पड़ेगा, इसका मतलब b को 26 होना पड़ेगा, ठीक है, तो एक सेट ये हो गया। और आगे गए तो 1 के बाद मैंने 3 ले लिया, तो अगर इसको 3 लूँगा मैं तो इधर 8 आ जाएगा, इसका मतलब b को क्या होना पड़ेगा, b को 10 होना पड़ेगा, तो ये भी एक सेट है। फिर मैंने 4 ले लिया तो इधर 6 आएगा, तो फिर b को क्या 8 होना पड़ेगा, तो 4 एंड 6 भी बन सकता है। 5 से बनेगा नहीं, क्योंकि अगर 5 लेंगे तो दूसरा इंटीजर मल्टीप्लाई करके 24 नहीं बन सकता। फिर मैंने कहा कि 6 ले लेते हैं, तो जब 6 लिया, a की वैल्यू जब 6 ली तो b माइनस 2 को 4 होना पड़ेगा, 4 होने के लिए b को क्या 6 होना पड़ेगा, तो इधर मैंने कहा कि b माइनस 2 को 4 होना पड़ेगा, तो एक ये बन जाएगा। 6 के बाद 7 ले नहीं सकते, 8 पे आ जाते हैं, तो 8 ले लिया, a अगर 8 लिया तो b 3 हो गया, तो एक पेयर ये हो गया। और आगे गए तो 9 पे गए, 9 से नहीं बनेगा, 10 से नहीं बनेगा, 11 से नहीं बनेगा, 12 से बनेगा, तो 12,2 एक और बन सकता है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवन्थ, ठीक है। तो अभी भी कोई मिस हो रहा है क्या, 3,8, फिर 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा, 9 नहीं आ सकता, 10 भी नहीं आ सकता, 11 नहीं आ सकता, 12 आ जाएगा। 12 के बाद एक और बनेगा जिसको हम 24,1 बोल देंगे, तो ए और बी के जो नंबर ऑफ सेट हैं वो हमें 8 मिलने वाले हैं, तो इसका आंसर 8 बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे अगेन एक सीक्वेंस हमें दे रखा है जिसको हम मॉर्स-थ्यू थ्योरम, मॉर्स-थ्यू सीक्वेंस बोलते हैं। मॉर्स-थ्यू करके ये सीक्वेंस है ना, और इस सीक्वेंस में क्या है कि ये कह रहे हैं कि ये 0 से स्टार्ट होता है, टू ईच इनिशियल सेगमेंट अपेंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एज फॉलोज 0 0 1 0 1 1 0 एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द लास्ट 8 डिजिट्स ऑफ द 2008th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो थोड़ा सा मैं आपको इस सीक्वेंस के बारे में बताता हूँ। तो इस सीक्वेंस का जो नेम है ना, मॉर्स-थ्यू नेम है, मॉर्स-थ्यू सीक्वेंस बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें बाइनरी सिस्टम का यूज़ होता है। बाइनरी सिस्टम में हमारे पास सिर्फ दो नंबर हैं जो कि 0 एंड 1 है ना। तो इन्होंने ये तो बता दिया है कि स्टार्टिंग 0 से होगी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा,
ठीक है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट अगेन 0, क्योंकि दो ही नंबर है तो तीसरा नंबर अलाउड ही नहीं है। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 1 का लिखेंगे तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये बना कैसे वो दिखाते हैं आपको। तो ये जो इन्होंने नंबर्स लिख रखे हैं वो बने कैसे वो देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे बना हमारे पास, सबसे पहले 0 आ गया तो फर्स्ट टर्म बन गया 0। ठीक है, तो 0 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद 0 तो आएगा आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो 0 और 1 आ गया। फिर हम आगे गए तो 0 और 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 0 और 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आएगा 0 का कॉम्प्लीमेंट जो कि 1 होता है, और फिर आएगा 1 का कॉम्प्लीमेंट जो कि 0 होता है। तो ऐसे ये थर्ड नंबर इंट्रोड्यूस हो गया। अब हम फोर्थ पे गए तो क्या होगा, 0 1 1 0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अगेन 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, इस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, अगले वाले 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, अगले वाले 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा के 0 1 0 0 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे जाते हैं, और आगे गए तो इतना तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 0 1 1 0 1 0 0 1, ये आ गया भाई, है ना, ये आ गया। तो इसके आगे अगर हम जाते हैं, इन्होंने बोला कि लास्ट 8 डिजिट बताओ। तो यहाँ पे 8 डिजिट अगर हम चेक कर लें, है ना, तो 2, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए। तो एक और लिखना पड़ेगा, एक और लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, फिर इस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, फिर अगले वाले 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर से 0 आएगा, फिर अगले वाले 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, है ना, फिर अगले वाले 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, फिर अगले वाले 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, फिर अगले वाले 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, और लास्ट में इस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा। तो ऐसे ये बना। अब हमें लास्ट से 8 डिजिट देखना है, तो लास्ट से 8 डिजिट की बात करें तो ये 2 4 6 एंड 8, यहाँ पे ये ख़त्म हो गए, लास्ट के 8 डिजिट ही हैं, है ना। तो ये लास्ट के 8 डिजिट आ गए। अगर मैं आगे कोई नंबर लिखता हूँ तो मुझे पता है कि इतना नंबर तो एज इट इज़ कॉपी होगा। फिर उसके बाद जो भी नंबर लिखेंगे हम, तो इतना तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमें उन नंबर से कॉम्प्लीमेंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखना क्या होने वाला है। अगर मैं इसके लिए लिख रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो लास्ट के 8 डिजिट होंगे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में बात करूं, तो मैं इसके बाद जो नंबर लिखूंगा तो सबसे पहले तो ये नंबर पूरा आएगा, है ना, और फिर क्या होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना चालू करेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखूंगा मैं, कॉम्प्लीमेंट इन्हीं नंबर से तो लिखूंगा मैं। अगर मुझे लास्ट के 8 डिजिट लिखना है तो वो मुझे स्टार्टिंग के 8 डिजिट ही तो बताएंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर मुझे लास्ट के 8 डिजिट लिखना है तो वो स्टार्टिंग के 8 डिजिट ही तो मुझे बताने वाले हैं। तो अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट लिखना चालू करूँगा तो क्या आएगा वो देखते हैं। चलो एक लिख देते हैं, है ना। तो मैं इसके आगे वाला नंबर लिख रहा हूँ, तो 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, है ना, फिर 1 आ गया, फिर 0 0 1 आ गया, फिर अगला फिर 1 है, 0 0 1 0 1 1 0, ये नंबर आ गया। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लीमेंट मुझे लिखने पड़ेंगे। ये एरो हटाए मैंने, तो मैंने इनके कॉम्प्लीमेंट लिखे। ठीक, तो इस 0 का कॉम्प्लीमेंट ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, तो मैंने एरो लगा दिया। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास 1, फिर अगले वाले 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, फिर अगले वाले 1 का कॉम्प्लीमेंट अगेन 0 आएगा। ठीक है, फिर अगले वाले 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, फिर इस 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या 0 आएगा, फिर अगले वाले 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। ठीक है, फिर अगले वाले 0 का कॉम्प्लीमेंट अगेन 1 आएगा, फिर 2 1 है हमारे पास, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, और इस वाले 1 का भी क्या 0, अगले वाले 2 जीरोस का कॉम्प्लीमेंट 1 एंड 1। ठीक है, फिर अगले वाले 1 का कॉम्प्लीमेंट 0,
फिर अगले वाले 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर अगले वाले 2 1 का कॉम्प्लीमेंट 2 0, ठीक है। फिर अगला वाला जो 0 बचा उसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये बनेगा, ठीक है। ये बनने वाला है। अगर मैं लास्ट के 8 डिजिट पे बात कर रहा हूँ तो लास्ट के 8 डिजिट देखो, ये 2, फिर ये वाले 2, फिर ये वाले 2 और ये वाले 2, तो यही बनेंगे। ये लास्ट के 8 डिजिट है ना। तो आप इन दोनों पे फोकस करो, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। अगर मैं आगे कोई नंबर लिखता हूँ, आगे अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो ये जो लास्ट के 8 डिजिट हैं, ये जो लास्ट के 8 डिजिट हैं वो इन इसके अलावा कुछ और आ सकते हैं क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट के 8 डिजिट हैं वो इसके अलावा कुछ और आ सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि जब भी हम नंबर लिखेंगे ना तो ये नंबर एज इट इज़ कॉपी होगा, और जो लास्ट के 8 डिजिट बनेंगे वो किस बेसिस पे बनने वाले हैं, जो लास्ट के 8 डिजिट बनने वाले हैं वो किस बेसिस पे बनने वाले हैं। जैसे ये जो 0 1 1 0 1 0 0 1 मैंने लिखा, तो ये किस बेसिस पे लिखा, जो लास्ट वाले 8 डिजिट हैं वो हमने कैसे बनाए, वो हमने यहाँ से जहाँ पे नंबर ख़त्म हुआ हमें वो देखना पड़ेगा। तो नंबर ख़त्म कहाँ पे हुआ, मैं सर्कल कर रहा हूँ, समझने वाली बात है। तो जो मुझे लास्ट के 8 डिजिट देते हैं वो ये वाले हैं, क्या ये वाले हैं, है ना, यही है, हाँ ये हैं। और अगर आप फोकस करो तो ये वो यही वाले नंबर्स हैं, है ना। तो अगर हम पिछले नंबर की बात करें तो जो पीछे के 8 डिजिट है ना, वही हमें अगले वाले नंबर के लास्ट 8 डिजिट देते हैं, जो कि ये आ जाता है, ठीक है। और अगर हम इस नंबर के अगले वाले नंबर के 8 डिजिट लिखना चाहता हूँ, मैं अगेन 8 डिजिट लिखना चाहता हूँ लास्ट वाले के, तो मुझे यही वाले नंबर देंगे और ये जो देंगे वो ऊपर वाला मुझे मिलेगा, ठीक है। तो अब हम 2008 टर्म पे आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। तो फिफ्थ वाले में ये वाले नंबर हमें मिलते हैं और सिक्स्थ वाले में मुझे ये वाले मिलते हैं, ठीक है। तो मुझे चाहिए 2008 टर्म जो कि ईवन है, ईवन है तो वो नीचे वाला दे देगा, ईवन है तो वो नीचे वाला दे देगा, क्योंकि जो ईवन का केस है वो यही तो लिखा है हमारे सामने। तो जो हमारा आंसर है वो ये बनेगा, है ना। अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है पी एंड क्यू आर प्राइम्स, देन इट इज़ गिवन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिस्टिंक्ट इंटीजर रियल रूट्स देन p प्लस 2q, ठीक है। तो रेंडमली हम तुक्का मार लेते हैं, पी एंड क्यू प्राइम है, प्राइम है ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो प्राइम के लिए हमने तुक्का ये मारा कि मैंने बोला कि p की जगह 3 लिख लेते हैं एंड q की जगह 2 लिख लेते हैं, दोनों प्राइम नंबर हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिली मुझे 2, 1, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर रियल रूट आने चाहिए, तो इंटीजर भी हैं डिस्टिंक्ट भी हैं, तो ये केस बन सकता है। तो यहाँ से p प्लस 2q मुझे क्या मिलेगा 3 प्लस 4, तो आंसर क्या बनेगा 7 बनेगा। तो यहाँ से इसका आंसर 7 आता है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हम और क्या इसमें कर सकते हैं, तो और क्या हम कर सकते हैं कि अगर हम और आगे भी जाएंगे ना और हमें इंटीजर चाहिए तो हम 5 ले सकते हैं, फिर दूसरा 6 लेना पड़ेगा, है ना। तो दोनों प्राइम एक साथ मुझे लगता है इसी केस में आ सकते हैं, और अगर केस बन सकते हैं तो आप सोच सकते हैं, आप सोचो। मुझे इंस्टेंट तुरंत ये वाला ऑप्शन दिखा तो मैंने यहाँ से 7 पिक कर लिया, है ना। तो ये वाली बात है, क्योंकि हमें टाइम लिमिट में सोचना है, हमें इस तरह से सोचना है कि हमारा टाइम लिमिट भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम क्वेश्चन भी कर पाएँ। तो हमें टाइम लिमिट में सोचना सीखना है, सोचना नहीं सीखना है, हमें टाइम लिमिट में सोचना सीखना है।
तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स xn इज डिफाइंड रिकर्सिवली एज फॉलो: x0 x1 are arbitrary positive real numbers and xn plus 2 इक्वल टू 1 प्लस xn प्लस 1 अपॉन xn, एन जो है 0 1 2 वगैरह वगैरह जा रहा है, देन दी वैल्यू ऑफ x2011। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम पहले इसको पिक करके कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं, फिर हम आगे सोचेंगे। तो जब n की जगह मैंने 0 डाला तो मुझे x2 मिलेगा, और x2 मुझे मिलेगा 1 प्लस x1 अपॉन 0 लिखा, इधर 0 लिख लिया, तो x0 नीचे x0 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा x1, इधर x2। तो मैंने x1 को बोल दिया क्या, x0 को मैंने बोला a, x1 को बोल दिया मैंने b। तो मुझे x2 क्या मिलता है, x2 मुझे मिलता है 1 प्लस बी अपॉन ए। फिर हम आगे गए तो मुझे x3 मिला, x3 मैं देख के लिख दूंगा सीधा 1 प्लस x2 अपॉन x1। तो इसके लिए x2 कितना है, 1 प्लस बी बाई ए, ऐसे होगा। सिंप्लीफाई करा तो a प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये x2 है, x2 लिखा है ना हमने 1 प्लस बी बाई ए, और इधर x1 भी हमें लिखना पड़ेगा। तो x1 कितना आएगा, x1 मैंने b लिया है तो b ले लिया, तो ए बी है ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये आ गया। x3 के बाद x4 की बात आई तो हम x4 पे आ जाते हैं। तो x4 जो है वो 1 प्लस x3 अपॉन x2 हो जाएगा। तो 1 प्लस x3 हो गया a प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बी, और नीचे क्या आ गया, x2 आ गया। x2 क्या है, 1 प्लस बी अपॉन ए। इसको सॉल्व करा, इधर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 1, ये आ गया ए बी प्लस बी प्लस 1, और नीचे ए बी आएगा, फिर ऊपर ए आएगा, तो बी बचेगा नीचे, है ना, बी बच जाएगा, और 1 प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को देखें, इधर से ए कॉमन लें तो बी प्लस 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए कॉमन लिया बी प्लस 1, तो ए प्लस 1 बी प्लस 1 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस बी इंटू बी, तो इससे ये कट गया, तो मैंने लिख दिया ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, तो ये x4 आता है। x4 आया तो हम और आगे गए, क्योंकि अब इंटरेस्ट आना चालू हुआ है। तो x5 मिलेगा मुझे क्या, 1 प्लस x4 हो गया a प्लस 1 अपॉन बी, और नीचे x3 आ जाएगा, और x3 में लिख सकता हूँ कि क्या है, a प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बी। इसको मैंने सॉल्व करा, तो मैं फिर से एक स्टेप कम कर रहा हूँ, b प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, तो ए बी ऊपर जाएगा, तो ए बी जाएगा, तो ए बचेगा, तो x5 मुझे क्या मिलता है, ए मिलता है। ठीक है, x5 ए मिल गया। फिर हम x6 पे आए, तो 1 प्लस x5 हो गया ए अपॉन x4 की बात करें तो x4 आ गया a प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, तो ये मुझे मिलता है b। तो x5 क्या आ गया, a आ गया, फिर b आ गया। फिर हम x7 पे गए, तो x7 बोलेगा 1 प्लस x6 b अपॉन में क्या आएगा, x5, और x5 की बात करें तो वो a है। तो हमने स्टार्टिंग 1 प्लस बी अपॉन ए से करी थी, और हम वापस से यहाँ पे आ गए। तो मुझे पता चला कि x2 के बाद x7 पे नंबर रिपीट हो जाता है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 के डिफरेंस पे रिपीट हो जाता है, 5 के डिफरेंस पे रिपीट हो जाता है सेम चीज़। ठीक है, तो मैंने कहा कि 2011 मुझे निकालना है। तो 2011 में कैसे निकालूंगा, 2011 में कैसे निकालूंगा, अगर मैं इसमें 5 का डिवाइड लगा देता हूँ तो हर 5 के बाद रिपीट हो जाता है ना। देखो, जैसे अगर हमें x2 पता है, x2 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो मुझे 2011 तक जाना है, तो मैं क्या करूँ कि इस 2 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 2000 हो जाएगा। वो बेटर नहीं लग रहा मुझे। तो मुझे 2011 निकालना है, मुझे पता है 5 के डिफरेंस पे रिपीट होता है, 5 के डिफरेंस पे रिपीट होता है। तो
5 का डिवाइड अगर मैं इसमें लगा देता हूँ तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, मुझे ये सोचना है। तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1, है ना, 1 रिमाइंडर मिलेगा, 1 रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि 5 का डिवाइड जब मैं लगाऊंगा, लगाते जाऊंगा तो मुझे सेम चीज़ मिलती जाएगी और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि आगे जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, वो सोचने वाली बात है। तो अगली जो वैल्यू आने वाली है 2011 के लिए, तो वो क्या आने वाली है, तो हम वो लिख लेते हैं जो हमारे काम का है, फिर सोचते हैं, है ना। थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तो ये हटा देते हैं, ये हट गया भाई, ये हटा दिया मैंने। उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, तो ये आ गया, ठीक है। अब हमें पता चला, मुझे ये मालूम है कि x2 जो है ना वो कितना है, x2 कितना है, 1 + by है, 1 + by है। और 5 के बाद ये जो चीज़ है वो रिपीट हो जाती है, 5 के बाद रिपीट हो जाती है। तो मैंने क्या सोचा कि 2011 में मैंने 5 का डिवाइड लगाया, 5 का डिवाइड लगाया तो मैं ये ढूंढूंगा कि रिमाइंडर क्या मिला। तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर मुझे मिला 1, है ना। और 1 रिमाइंडर मिला, 1 रिमाइंडर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसके बाद क्या आना चाहिए, x2 के बाद x5 की जो वैल्यू है वो a है ना। ये फर्स्ट टर्म हो गया, फिर x3 सेकंड होएगा, फिर x4 जो है वो थर्ड, देखो देखो x3 जो है वो सेकंड होगा, ठीक है, ये सेकंड है। फिर x4 की बात करें तो वो थर्ड होएगा, तो ये थर्ड हो गया। फिर मैं x5 पे गया तो मुझे मिला कि वो फोर्थ टर्म हो जाएगा। और अगर मैं x6 पे जाता हूँ तो x6 जो है वो फिफ्थ टर्म हो जाता है, ठीक है। और फिर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मुझे 1 रिमाइंडर मिल रहा है तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं इसके बाद इसके आगे खड़ा हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँगा, मैं खड़ा हूँगा x5 के बाद मैं किस पे खड़ा हूँगा, तो x5 के बाद मैं x6 पे खड़ा हूँगा और x6 मुझे b मिलेगा, x6 मुझे b मिलेगा। और b को मैं x1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो आंसर बनेगा वो x1 बनेगा। हम्म तो बच्चों हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो x5 है ना, हर एक x5 हमें क्या देता है, x5 हमें a दे देता है ना। तो अगर मैं 5 का डिवाइड लगाऊंगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना। जब भी x5 आएगा ना, जब भी x5 खुद को रिपीट करेगा तो a ज़रूर आएगा। तो हम जब 5 का डिवाइड 2011 में लगाते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब उसके जस्ट पहले ए आया होगा, तो जो अगला टर्म है वो बी आएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, बी आएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, कंसीडर द सीक्वेंस वेयर 4 4 8 2 0 2 2 4 6 0 एंड सो ऑन वेयर द nth टर्म इज द यूनिट प्लेस ऑफ द सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म। जैसे मैं ये सीक्वेंस लिखता हूँ तो इसमें क्या चल रहा है, 4 4 8 2 0 2 2 4 6 एंड 0, ये हमारी सीक्वेंस है। तो n जो है ना वो 3 एंड 3 से बड़ा है। तो हो क्या रहा है, जो थर्ड टर्म लिखा वो हमने इन दोनों को ऐड करके लिखा, फिर हमने फोर्थ टर्म कैसे, इन दोनों को ऐड करके लिखा, तो उसका यूनिट डिजिट लिखा तो वो 2 आया। ठीक है, फिर जब हमने 0 लिखा तो इन दोनों को ऐड करा और उसका यूनिट डिजिट लिखा, जब हमने 2 लिखा तो हमने इन दोनों को ऐड करा तो 2 आ गया। तो ऐसे ही सीक्वेंस का nth टर्म बनाए और ये सीक्वेंस आगे गया है। तो हम देखते हैं आगे क्या आता है। तो ये कितने टर्म है हमारे पास, 10 टर्म है। तो 0 के आगे अगर हम बात करें तो इन दोनों को ऐड करके 6 आएगा। ठीक है, और 0 एंड 6 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 एंड 6 को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और आगे गए तो 0 आ जाएगा, और आगे गए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और आगे गए तो 8 आ जाएगा, और आगे गए तो 6 आ जाएगा, और आगे गए तो 4 आ जाएगा, और आगे गए तो फिर से 0 आ जाएगा, और फिर से 4 आ जाएगा, और 4 के बाद अगेन 4 आ जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो ना, ये 20 टर्म लिखे हैं मैंने, और 20 के बाद 4 आना चालू हुआ, फिर 4 आया, इसके बाद 8 आएगा, इसके बाद 2 आएगा। तो ये देखो ये सीक्वेंस खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें रिपीटेशन चाहिए क्योंकि हमें पैटर्न चाहिए। जहाँ हमें पैटर्न दिखता है उसके आगे क्वेश्चन हमारे हाथ में है, फिर हम कर सकते हैं उसको। तो मुझे ये समझ में आया कि 20 टर्म के बाद ये रिपीटेशन देता है। 20 टर्म जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो ये रिपीटेशन देता है। अब ये कह रहे हैं कि एसएन जो है ना वो उनका सम है। तो अगर मैं 20 टर्म्स का सम कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर मैं इन सब को ऐड करूँगा तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 + 8 16, 16 + 2 18 + 2 20 22 26 26 32 32 + 6 38 38 + 6, तो ये 44 46 54 54 + 8 62 हो गया, 62 + 8 70 हो गया, 70 + 6 76 + 4 80। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 20 टर्म्स का जो सम है, 20 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 80 है ना। 20 टर्म्स का जो सम है वो 80 है। तो मैंने कहा कि इन्होंने बोला कि सम 2010 से बड़ा जब होएगा तो उसके लिए n क्या होगा, स्मॉलेस्ट n बनाना है। तो हमें 2010 के आसपास का नंबर अगर मैं बनाऊँ इधर, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 25 का मल्टीप्लाई अगर मैं इधर कर देता हूँ तो इधर भी हो जाएगा, तो वो तो हो जाएगा 500, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा, है ना। तो 500 टर्म्स का जो सम है वो 2000 हो जाएगा। और अगर हम इसके आगे जाते हैं तो अगला जो टर्म हमें मिलेगा वो कैसे होगा, 2000 आ गया यहाँ पे। अच्छा, हमें ये देखना है कि 20 के बाद रिपीट हो रहा है, 20 के बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं 500 की बात करता हूँ, हाँ, तो अगेन रिपीट होगा, 500 टर्म्स के आगे अगेन रिपीट होगा। तो जब रिपीट होगा तो 2000 तो सम आ गया, तो अगला जो टर्म आएगा वो 4 आएगा, अगला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगर 4 आया तो 2004 बन जाएगा, फिर अगला टर्म 4 आएगा, 2008 बन जाएगा, फिर अगला टर्म 8 आएगा। तो 2008 के बाद जब 8 ऐड होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2000 के बाद जो अगला टर्म है 4 आएगा, सम 2000 है, ये सम है। 4 के बाद अगला टर्म फिर 4 आएगा, फिर 8 होगा, इन दोनों का सम करा 8 हो जाएगा। पर हमें 2010 से बड़ा चाहिए तो वो यहाँ पे बनेगा। तो ये 501th टर्म, फिर 502 एंड ये 503,
है ना। तो ये 5 थर्ड टर्म होगा जो कि हमें आंसर देगा, तो 503 इसका आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन ये है, 3 टीम्स ऑफ वुड कटर्स टेक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन, द फर्स्ट एंड थर्ड टीम पुट टुगेदर प्रोड्यूस ट्वाइस द अमाउंट कट बाय द सेकेंड टीम, द सेकेंड एंड थर्ड टीम पुट टुगेदर यील्ड अ 3 times आउटपुट एज कम्पेयर्ड विद द फर्स्ट, विच ऑफ द टीम वॉन द कॉम्पिटिशन, ये क्वेश्चन है। तो जब इन्होंने बोला 3 टीम थी, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात करते हैं, तो एक का नाम ए हो गया, दूसरे का नाम बी हो गया और तीसरे का नाम सी हो गया। ये 3 टीम हो गई। इन्होंने कहा कि जब फर्स्ट और थर्ड को एक साथ रखा जाता है तो ए प्लस सी मैं बोल सकता हूँ उसको। तो ये कह रहे हैं ट्वाइस द अमाउंट कट बाय द सेकेंड टीम, तो ये 2b के बराबर कट करते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। तो जब सेकेंड एंड थर्ड को साथ में रखा जाता है तो बी प्लस सी लिख सकता हूँ मैं 3 times एज कम्पेयर्ड विद द फर्स्ट, तो 3 है इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो a माइनस बी इक्वल टू 2b माइनस 3 है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 4a इक्वल टू 3b, 4a इक्वल टू 3b, है ना। तो मैंने b को लिखा 4a/3, तो ये b आ गया। b आ गया तो हम c पे टारगेट करते हैं, तो ये b मिल गया, तो b मैं यहाँ लिख दूंगा 4a/3। तो जो c है वो क्या आएगा 2b, तो 4a/3 है ना, 2b माइनस a, तो ये जो है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5a/3, है ना। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो हमें लगता है वो क्या है, बी की एफिशिएंसी 4/3 है, सी की 5/3 है ना, और ए की 1 है। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो 5/3 है। तो थर्ड टीम जो है वो जीतेगी, सबसे ज़्यादा कटिंग वही करने वाली है। तो आंसर जो है थर्ड टीम बनेगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द सम, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे करेंगे, मान लीजिए ये क्वेश्चन 3 टर्म्स के लिए होता, तो हम ऐसे लिखते, ये 100 का क्यूब मतलब 2, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो। अभी 100 का स्क्वायर लिखना है हमें, तो हम ऐसे लिखेंगे, इधर 1 आ जाएगा। फिर हमें 100 लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, है ना। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो मैं 0 0 1 0 1 0 1, हमें नंबर ऑफ डिजिट सोचने हैं, है ना। तो आप सोच के देखो, जब ये सीरीज़ 2011 तक जाएगी तो होगा क्या कि जब लास्ट वाला 1 लिखा जाएगा ना, जब इसके लिए हम 1 लिख रहे होंगे ना, तो वो बहुत आगे जाएगा। यहाँ पे कहीं 1 हम लिखेंगे, है ना, तो उसके नीचे कभी भी दूसरा 1 नहीं आ सकता। और 1 से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उसके नीचे 1 आ भी जाएगा, वैसे तो 1 आएगा नहीं, क्योंकि जब हमने ये 3 टर्म्स लिए तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं आया, है ना। अगर हम 2011 टाइम्स भी ले लेंगे या पावर में 2011 भी ले लेंगे तो भी इस 1 के नीचे 1 नहीं आ सकता। लेकिन हमें अगर एक और डिजिट बढ़ाना है तो इस 1 के नीचे 9 चाहिए, तो 9 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। जब 1 ही नहीं आ सकता तो 9 कैसे आ सकता है ना। तो अगर इसके नीचे 9 नहीं आएगा तो डिजिट बढ़ेगा नहीं, डिजिट बढ़ेगा नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर मैं 3 का सम कर रहा हूँ तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो 100 का क्यूब है ना। तो अगर मैं इन सब का सम करूं, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये हो जाएगा। तो इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो 100 कितने बार आया, ये 2 जीरो इतने बार आए, तो मैंने लिखा 2011 इंटू 2, तो ये हो गया 4022। पर ये तो जीरो है, एक 1 भी आया होगा, तो फाइनली 4023 नंबर ऑफ डिजिट का जो सम है, नंबर ऑफ डिजिट्स का जो सम है वो 4023 होगा। तो इतने डिजिट आए होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, लास्ट क्वेश्चन है, देर आर 3 नेचुरल नंबर्स, है ना। फिर सेकंड इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय द अमाउंट, द थर्ड इज़ ग्रेटर देन द सेकंड, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू दिस ऐसा है। तो हमें 3 नंबर लेने हैं, तो हमने एक नंबर ले लिया x, दूसरा नंबर इन्होंने बोला द सेकंड इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय द अमाउंट, तीनों नेचुरल नंबर है। सेकंड इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय द अमाउंट, द थर्ड इज़ ग्रेटर देन द सेकंड।
तो मान लो कि सेकंड जो है ना वो फर्स्ट से ए ग्रेटर है। और थर्ड के साथ कहानी क्या है, थर्ड की कहानी ऐसी है कि इन्होंने बोला है कि जो थर्ड नंबर है वो सेकंड से उसी अमाउंट से बड़ा है जितने से सेकंड फर्स्ट से बड़ा है। इसका मतलब थर्ड x+a मतलब x+2a बन गया। ठीक है, तो ये 3 बन गए। अभी इन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नंबर इज़ 55। तो x इंटू एक्स प्लस ए कितना हो गया, 55 हो गया। 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 5। तो मैंने तुक्का मारा, ये 5 और ये 11, तो उसके लिए ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। देखते हैं अब सेकंड वाले में चलता है या नहीं। तो सेकंड केस में क्या हुआ कि टू लार्जर का प्रोडक्ट 187 है, तो दो लार्जर हो गए x+a एंड x+2a इक्वल टू 187। तो 187 की बात आई तो 187 को लिख लिया हमने 11 इंटू 17। ठीक है, तो ये तो 11 है, तो 11 के लिए ये 5 है, ये 6 है, ये अगेन 5 है और ये 6 है, तो ये 6 इंटू 2 12 हो गया, मतलब ये 17 हो गया। इसका मतलब तुक्का सही हो गया। इसका मतलब हमें तीनों मिल जाते हैं। तो फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो x है, तो x हो गया 5। y की बात करें तो वो x+a है, तो वो 11 हो गया। और अगर हम z की बात कर रहे हैं तो वो x+2a है, तो वो 17 हो जाएगा। और अगर हम इंटू 2 करें तो एक तो 10, दूसरा 22 और तीसरा 68, और इन सब को ऐड अगर हम कर दें तो 100 मुझे मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो 100 बनेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 100 इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ, है ना। थैंक यू सो मच।